हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ब्रीफ नॉलेज ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म, फिर उसके बाद ब्रीफ नॉलेज ऑफ वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का पॉइंट। नेशनलिज्म इन इंडिया का जो अगला पॉइंट है वो है गांधी जी के बारे में। अब महात्मा गांधी, अब हम एक तरीके से महात्मा गांधी को ही सेंटर में रखकर आपके नेशनलिज्म इन इंडिया का जो आपके बुक्स के चैप्टर 2 में दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी, इनके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज लेते हैं, इनकी ब्रीफ हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं और फिर इनकी ब्रीफ हिस्ट्री से आगे बढ़ते हुए हम इनके कुछ पार्टिसिपेशन है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका में है, और फिर उसके बाद इनका कैसे इंडिया आगमन हुआ और फिर इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैसे लीडरशिप दी। तो आइए हम महात्मा गांधी से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है कि महात्मा गांधी पर एक निबंध लिखे, राइट एस्से ऑन महात्मा गांधी, जिसमें आप महात्मा गांधी के पूरे पार्टिसिपेशन को दिखा सकते हैं। महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और ये पोरबंदर प्रेजेंट में गुजरात के काठियावाड़ नामक एक प्लेस है, उसी के आसपास स्थित है। इनके पिताजी जो इनके फादर थे करमचंद गांधी, जिनका रियल नेम कबा गांधी भी था, लोग उन्हें प्यार से कबा गांधी कहा करते थे। और कबा गांधी जो थे राजकोट रियासत के दीवान थे, एक अच्छी खासी हैसियत थी उनकी, एक सोसाइटी में उनका अच्छा इम्पैक्ट था। एक तरीके से जो दीवान का पोस्ट होता है बच्चे, वो उस टाइम के अनुसार पोरबंदर जो रियासत थी उसके वो दीवान थे। राजकोट रियासत, उनके पिताजी 2-3 छोटी छोटी रियासतों के दीवान थे, यानी एक तरीके से प्रधानमंत्री थे। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। कहा जाता है कि बचपन में ही ये धार्मिक स्वभाव के थे। इनका वैष्णव धर्म के प्रति जो वैष्णव आइडियोलॉजी है, जो लॉर्ड विष्णु की आइडियोलॉजी है, उनके प्रति इनका काफी लगाव था। प्रारंभिक शिक्षा आसपास के इलाकों से ही हुई। फिर उसके बाद ये 1889-90 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं और लंदन जाने से पहले ही संयोग से इनका मैरिज हो चुका था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के 4 पुत्र थे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ कि 1889-90 में वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं और बैरिस्टर की पढ़ाई वापस पूरी करके 1992 में इंडिया वापस आते हैं। तो यानी लंदन जाना और लंदन से इंडिया वापस आना, जिसके बीच इन्होंने अपने आप को काफी संयमित रखा और अपने माता और पिता को दी गई जो इसको क्या कह सकते हैं आप, वचन थे, उन वचनों को पूरा करते हुए लंदन से वापस ये आते हैं। गांधी की एक बुक है जिसका नाम है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इंग्लिश में है, हिंदी में है। हिंदी में इसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और
गुजराती भाषा में, इवन अब तो वो इंडिया के हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड लगभग की जा चुकी है। तो ये गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, जो उनकी जीवनी है, जो गांधी ने लिखी है। इस बुक में गांधी कहते हैं, इस बुक को ही रेफरेंस मानकर मैं उनके जो लाइफ की इनिशियल टाइम पीरियड है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इस बुक में गांधी कहते हैं कि 1991-92 में जब मैं इंडिया वापस आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके कोई अच्छा काम नहीं किया। और गांधी रोजगार की तलाश में, रोजगार हमारे लिए उस टाइम भी एक समस्या थी और आज भी एक समस्या है। तो रोजगार की तलाश में गांधी कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र आते जाते रहते हैं। तो जो गांधी जी के बड़े भाई थे, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी। एक व्यक्ति है, एक मर्चेंट है जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला। दादा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने महात्मा गांधी के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज या उनका जो पार्टिसिपेशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो जानने से पहले महात्मा गांधी की एक संक्षिप्त जीवनी, जो उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, जो उनके द्वारा लिखी गई है, उसको जानने की हमने कोशिश की थी। कोशिश कर रहे थे, उसी बीच क्या हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए और हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो कल जहाँ पे हम लोगों ने अपने वीडियो को छोड़ा था, वहीं से फिर हम उसको आगे करेंगे। तो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसमें कल हमने बात की थी कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंदी में इसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी के बारे में जानने के लिए इस पुस्तक का सबसे अधिक योगदान हो सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के बारे में खुद लिखा हो और वो भी बहुत हद तक सच्ची बात लिखी हो, कहीं इसमें कोई बातें छुपाई नहीं गई है। तो कल हम लोग देख रहे थे कि 1893 में महात्मा गांधी एक पर्सन है जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला जो है एक मर्चेंट है, जो साउथ अफ्रीका में ट्रेड एंड कॉमर्स का काम किया करते हैं। इनकी अपने भाई से डिस्प्यूट हो जाती है कुछ इकोनॉमी को लेकर के, और इन्हें एक लॉयर चाहिए। और इसी पर्सन का लॉयर बनकर, इसी व्यक्ति का वकील बनकर महात्मा गांधी 1893 में इंडिया से साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका जाने के बाद आपने देखा कि महात्मा गांधी के जीवन के साथ तमाम ऐसी घटनाएं हुई, जैसे वो साउथ अफ्रीका में एक प्लेस है प्रिटोरिया से शायद डरबन जा रहे थे। तो एक बार उनके पास फर्स्ट क्लास का किराया, टिकट का किराया, ट्रेन का किराया भी था, लेकिन फिर भी वो उसमें सफर नहीं कर पाए। किसी अंग्रेज ने उनको धक्के मारकर निकाल दिया। उन्होंने अपने बचाव के पक्ष में कहा भी कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन अंग्रेज ने उनकी बात नहीं सुनी। गांधी जी के बारे में भी वहीं से एक धारणा बनी आई है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारा तो दूसरा गाल उसके सामने प्रस्तुत कर दो, ताकि वो बेशर्मी से शर्म के मारे वो तुम्हारे दूसरे गाल पर ना मारे। तो इसी दादा अब्दुल्ला का लॉयर बनकर महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं, और साउथ अफ्रीका में उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वो समस्याएं किस बेस पर है? कलर बेस पर,
यानी रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। मैं थोड़ी सी संक्षिप्त हिस्ट्री बता दूं कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका माइग्रेशन से पहले 1860s में कुछ इंडिया से लेबर्स गए थे जिसे इंडेंचर्ड या गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ये जो लेबर थे ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों से साउथ अफ्रीका में खेती के काम के लिए ले जाए गए थे, खेती के काम में काम करने के लिए, माइनिंग्स के काम में काम करने के लिए। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका में, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस है, डायमंड्स माइंस है। तो उन माइंस में और वहां के लैंड्स में काम करने के लिए जो लेबर इंडिया से माइग्रेट करके, जबरदस्ती माइग्रेट करके साउथ अफ्रीका ले जाए गए थे, उन्हें गिरमिटिया मजदूर या इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता था। इन्हीं लेबर्स को अपने पहचान के लिए अपने पास एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में कार्ड दिया जाता था, जो उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, जिसके आधार पर पता चलता था कि ये मजदूर है और ये भारत से लाया गया है। तो इनके साथ भेदभाव किस आधार पर किया जाता था? रंग के आधार पर। न सिर्फ इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, बल्कि साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल्स थे उनके साथ भी भेदभाव रंग के आधार पर ही किया जाता था। और इसी कलर्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए गांधी जी ने अपने साउथ अफ्रीका प्रवास के दौरान, जब वो दादा अब्दुल्ला की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो वहीं रहने की उन्होंने इच्छा जाहिर की और इनके डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। इस डिस्क्रिमिनेशन में गांधी की आइडियोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, सत्याग्रह, सत्याग्रह जो है गांधी जी की आइडियोलॉजी का बेस है। गांधीवादी जो आइडियोलॉजी है उसका बेस है सत्याग्रह। और सत्याग्रह किन किन बातों पर जोर देता है, या गांधी का जो सत्याग्रह है उसका कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आता है? आपने लियो टॉल्स्टॉय का नाम अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं। लियो टॉल्स्टॉय जो है गांधी की गांधीवादी विचारधारा या सत्याग्रह जो उनकी आइडियोलॉजी है उसकी वो बेस माने जाते हैं। लियो टॉल्स्टॉय, गांधी ने इसी सत्याग्रह को एक शेप देने के लिए, उसे एक व्यवस्थित जीवन में लागू करने के लिए कुछ और काम किए। जैसे गांधी ने आश्रम व्यवस्था के तहत अपने जीवन और साथ ही साथ जहां वो रहते थे उस भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के जीवन को सुधारने का काम किया, और जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे वो इसी आश्रम को सेंटर पॉइंट बनाकर, केंद्र बिंदु बनाकर के वो लड़ाई लड़ते थे। इसी आश्रम में बैठकर सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते थे और उन प्रोग्रामों पर एक्टिविटी की जाती थी। इसी तरह का एक आश्रम 1904 में गांधी ने साउथ अफ्रीका में बनाया, जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। इसी फिनिक्स आश्रम को केंद्र बनाकर उन्होंने साउथ अफ्रीका में कलर डिस्क्रिमिनेशन जो किया जा रहा था उसको दूर करने का प्रयास किया। और गांधी ने अपने साउथ अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बुक भी लिखी जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1908 में यह गांधी ने बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। इसी बुक को गांधी सेंटर बना करके भारत में स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं। 1893 से लेकर के 9 जनवरी 1915 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे और 9 जनवरी 1915 को उनका इंडिया वापस आगमन होता है। 9 जनवरी
जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आते हैं। और प्रेजेंट टाइम में एक और यहाँ से नॉलेज आपको दे दूं कि गांधी के भारत वापस आगमन के उपलक्ष्य में ही इंडिया में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, माइग्रेशन डे। 1915 में जब गांधी इंडिया वापस आते हैं तो गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। ये गांधी जी का दुर्भाग्य था कि गांधी के भारत आगमन आने के वर्ष में ही उनके गुरु का देहांत होता है। 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने एक एडवाइस दी थी कि गांधी जी, अगर आपको किसी देश की समस्याओं के बारे में जानना है तो पहले उस देश के भौगोलिक क्षेत्रफल को आपको जानना होगा, वहां के लोगों से मिलना होगा। और इन्हीं के बताए रास्तों पर चलते हुए गांधी जी ने प्रथम वर्ष यानी 1915 से लेकर के लगभग 16 लास्ट तक भारत का उन्होंने भ्रमण किया, भारत को घूमते रहे। और 1916 में दो घटनाएं होती हैं। गांधी जी का पहला जो इंडिया में स्पीच है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। मदन मोहन मालवीय जिस वर्ष इसकी स्थापना कर रहे थे और उन्होंने गांधी जी को भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आने का न्योता दिया। और गांधी जी का भारत में पहला सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के ग्राउंड में हुआ। ये विश्वविद्यालय उससे बहुत जुड़ा हुआ है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन बीएड की डिग्री भी मैंने इसी विश्वविद्यालय से ली है। तो ये मेरे लिए विश्वविद्यालय एक अच्छा स्थान रखता है, मेरे जीवन में इसका योगदान है। 1916 में ही एक और महत्वपूर्ण घटना होती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक पार्टी है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, एक चीज यहां मैं थोड़ा और बता दूं। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक एग्रीमेंट होता है जिसे कांग्रेस लीग एग्रीमेंट कहा जाता है। इसी कांग्रेस लीग एग्रीमेंट में एक वर्ड है जिसका नाम है पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल, इसे हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड। इसके अंतर्गत आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से हमें एक एमपी का चुनाव करना है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, अगर नॉन रिजर्व सीट है, अगर वो जनरल सीट है तो वहां से कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर वो जनरल सीट ना होकर के एससी और एसटी के लिए रिजर्व है तो सिर्फ वही उसी कास्ट के लोग खड़े होंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने उम्मीदवारी के लिए जो एससी या एसटी ग्रुप से आते हैं। लेकिन एक चीज प्रेजेंट टाइम ये है कि अगर वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व है तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट जनरल भी देगा, ओबीसी भी देगा और एससी और एसटी भी देगा। लेकिन जो पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया किसे? मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया। इसमें क्या था कि अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और हमें वहां से किसी व्यक्ति को चुनना है, इलेक्ट करना है, तो वो किसके लिए रिजर्व हो जाएगी? वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हो जाएगी।
और इसमें वोट भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही देगा। अगर किसी कम्युनिटी के लोग इसके इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते अगर वो सीट पृथक निर्वाचक मंडल के तहत मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई है, मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की गई है। यह जो अधिकार था वो मुस्लिमों को 1909 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था मॉर्ले मिंटो एक्ट या 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया। मैं अगेन दोहरा देता हूं कि 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट या भारत शासन अधिनियम लाया गया और इसी अधिनियम में मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी और उस मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था। और इस पॉलिसी को अंग्रेजों ने स्वीकार किया। उसके पीछे की जो मुख्य धारणा थी उनकी वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, यानी जो हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस नेशनल मूवमेंट को ये वीक करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे, ब्रेक करना चाहते थे। क्योंकि इंडिया में हिंदू और मुसलमान दो एक बड़ी कम्युनिटी थी, हिंदू मेजोरिटी में थी, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थी, लेकिन फिर भी उनकी संख्या अच्छी खासी थी। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार है। और 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मूवमेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में 1916 में यहाँ जो लखनऊ में हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था? लखनऊ में हो रहा था। और इसमें महात्मा गांधी ने अपना पार्टिसिपेशन किया था। गांधी जी भी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1916 के लखनऊ कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एग्रीमेंट किस साल हुआ? 1916 में हुआ। कांग्रेस का 1916 का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ। और इसी 1916 में महात्मा गांधी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और यहाँ महात्मा गांधी एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो है बिहार का एक चंपारण जिला है बिहार में। इसी चंपारण जिले का वो एक किसान है जो इंडिगो प्रॉब्लम से पीड़ित है, विक्टिम है उसका। तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिया। उसने गांधी जी को बिहार आकर चंपारण में जो किसान की समस्याएं थी उससे रूबरू होने का मौका दिया। और इसी राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि गांधी जी का जब भारत आगमन होता है 1915 में, तो उस टाइम इंडिया में मूवमेंट चल रहे थे, उस टाइम स्टार्ट नहीं हुए थे। 1916 में इंडिया में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मूवमेंट का नाम क्या था? होम रूल मूवमेंट। और होम रूल मूवमेंट चलाया जा रहा था दो व्यक्ति के द्वारा। एक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट जो था ऑल इंडिया लेवल पर चलाया जा रहा था और तिलक का होम रूल मूवमेंट जो था महाराष्ट्र, बीदर, बरार और कुछ छोटे क्षेत्रों पर चलाया जा रहा था। इस होम रूल इंडिया मूवमेंट को चलाने का पीछे का मुख्य उद्देश्य यह था कि इन तरह के तिलक और बेसेंट जैसे लोगों का मानना था कि अंग्रेज इस टाइम वर्ल्ड वार में फंसे हुए हैं और हमें उनके इस दुविधा का, उनकी इस प्रॉब्लम का फायदा उठाना चाहिए। जबकि गांधी जी जो थे वो सत्याग्रही थे, गांधी जी सत्य और अहिंसा पर विश्वास करने वाले थे। उनका ऐसा मानना था कि अगर हमारा शत्रु किसी दूसरी समस्या में उलझा हुआ है तो
हमें उस समस्या का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए गांधी जी 1915 में जब इंडिया आते हैं तो उन्होंने भारतीयों से अपील की कि आप अंग्रेजों की धन से सहायता कीजिए, यानी वेल्थ से, आर्थिक रूप से मदद कीजिए और साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी मदद कीजिए। तो गांधी जी के कहने पर बहुत से भारतीय जिन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से सहायता की, और इसीलिए अंग्रेज ने गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा है, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा है। यानी गांधी के कहने पे जो भारतीयों ने, हालांकि इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन गांधी के कहने पर इन लोगों ने ब्रिटिशर्स की आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से सहायता की, इसलिए ब्रिटिशर्स ने गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। और एक उपाधि भी दी जिसका नाम था कैसर हिंद, कैसर हिंद, कैसर ए हिंद, यानी तुम हिंद के क्या हो, कैसर। ये दो चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चीजें पैरेलल चल रही है। स्टूडेंट्स, अब हम गांधी जी का भारत आगमन हो चुका है, अब गांधी जी के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि गांधी जी के जो मूवमेंट्स होंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो चंपारण है, अहमदाबाद है, खेड़ा मूवमेंट है, फिर उसके बाद खिलाफत है, रॉलेट है, जलियांवाला बाग है। तो आपके बुक्स में एक लाइन में ये चीजें समझा दी गई हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो बेस है और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करें और मेमोराइज करें। इसी के साथ मैं अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ता हूं। धन्यवाद।